देखिए बच्चों, कल अपन लोगों ने सेक्शन 190 तक का ओवरव्यू ले लिया था। एक बार अपनी कॉपी निकाल दीजिए और अपन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कल आपको मैंने बताया था कि डीटी के अंदर 4 पार्ट होते हैं आपके। सेक्शन 1 से लेके जो हमारा 115 है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, और सेक्शन 116 से लेके जो 298 है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके भी 4 पार्ट थे, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2 और एक पार्ट क्या 3rd और एक पार्ट क्या 4। इसमें आपके सेक्शन आते हैं 1 से 89, यहाँ आते हैं 90 से लेके 109, और यहाँ आते हैं आपके 110 से लेके 115, और यहाँ आते हैं असेसमेंट ऑफ क्या वेरियस क्या बच्चों पर्सन। ये हमारे सारे क्या है प्रोविजंस है। ओके, इस वाले पार्ट में जो 1 to 4 है, 1 एप्लीकेबल टू डेफिनेशन 3 प्रीवियस ईयर 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 to 9 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अगर आपको इनकम इंडिया के बाहर कमाते हो उस पर टैक्स दोगे या नहीं दोगे। 6 RS, 7 रिसीव, 9 अक्रूड। सेक्शन 10 से 13 क्या होती है बच्चों एग्जेम्पशंस होती है, और सेक्शन 14 क्या होता है हेड्स ऑफ इनकम, और 14A अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके खर्चे आपको अलाउड नहीं होते। सेक्शन 15 से 17 हमने सैलरी पढ़ा बताया था। 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 DA ये क्या होता है BNP होता है। 45 से 55 एक कैपिटल गेन होता है। 56 से 59 अदर सोर्स होता है। 60 to 65 क्लबिंग होती है। 68, 69 डीम्ड इनकम होती है, अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं। 70 से 80 सेट ऑफ होता है, और 80C से 80U क्या होता है डिडक्शन होता है। यहाँ से टोटल इनकम निकलती है। टोटल इनकम पे हम क्या निकालते हैं टैक्स, उसमें सेक्शन 86, 87 की क्या मिलती है रिबेट, और सेक्शन 80 की रिलीफ मिलती है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास के ओवरव्यू में आपको बताई थी। अब बच्चों उसके बाद इनमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये हमने पढ़ा, उसके बाद एक आता है 90 to 109। ये इसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। इसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या नाम है बच्चों? ट्रांसफर प्राइसिंग बोल लो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बोल लो, ये बिल्कुल अलग है। जब आप इंडिया के बाहर डील करते हो, क्या करते हो इंडिया के बाहर, या बाहर वाले कहाँ डील करते हैं इंडिया में, तो इस सेक्शन का रोल आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका वेटेज 20 से 30 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। एक आता है 110 से 115। बच्चों इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। इनकम टैक्स में आपको बताया 2 प्रकार की टैक्स रेट होती है, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। तो जितनी भी स्पेशल रेट्स होती है वो आपको यहाँ मिलेगी 110 से 115। अब असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, इंटर में आपका इंडिविजुअल का असेसमेंट आता था। क्या आता था बच्चों? इंडिविजुअल का असेसमेंट। फाइनल में आपको बहुत लोगों के असेसमेंट पढ़ने पड़ेंगे, तो लिखो पार्ट 2। ये वैसे मैंने इसको पार्ट 4 बोला था, बट एक बार आप लिखो पार्ट 4 लिखो। एक बार पहले पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 देखो, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। क्या नाम है इसका? असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। बच्चों इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पहला लिखो, फर्स्ट लिखो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ क्या? दूसरा लिखो असेसमेंट ऑफ HUF, असेसमेंट ऑफ HUF। तीसरा लिखो असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑब्लिक LLP,
assessment of partnership firm oblique LLP, फोर्थ लिखो assessment of AOP oblique BOI, assessment of AOP oblique BOI, एक लिखो assessment of company, assessment of कंपनी। कल भी मैंने बोला था कुछ भी पढ़ लो, सबका मकसद एक ही है, क्या? टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना। असेसमेंट ऑफ कंपनी के आगे ब्रैकेट में लिख दो मैट, मैट MAT, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। क्या बोलते हैं अपन? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट। तो कई बार यार तेरे को मैट आता है क्या? मैट और असेसमेंट ऑफ कंपनी बात एक ही है, ठीक है बच्चों। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है मैट और एक आता है AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑल्टरनेट। तो लिखो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, छठा चैप्टर है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। देखो बच्चे होता क्या है कि जैसे अगर आप कंपनी एसएससी हो, कंपनी हो और एक अदर देन क्या हो आप? अदर देन क्या हो? कंपनी। कंपनी पे मैट अप्लाई होता है और अदर देन कंपनी पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है, ठीक है। हम अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, वो भी एक पर्सन है। रिलायंस बताओ कौन कौन से हेड से पैसा कमा सकती है? रिलायंस एक कंपनी है, क्या वो सैलरी से कमा सकती है? आंसर है नो। हाउस प्रॉपर्टी से हाँ हो सकता है, उसके कोई मकान किराए पे देखो, यस। बताओ रिलायंस मेनली कौन सी इनकम कमाती है? B&P। कैपिटल गेन कभी कभार, अदर सोर्स कभी कभार, बट मेन इनकम बोलो यही होती है ना बच्चों। तो जो कंपनी होती है, कंपनी का असेसमेंट कैसे होता है बच्चों? वैसे ही होता है जैसे इंडिविजुअल का होता है। क्या बोला मैंने? कंपनी का असेसमेंट वैसे ही होता है जैसे किसका होता है? इंडिविजुअल। आप एक बार चुपचाप जैसे B&P की इनकम निकालते हैं, जैसे कैपिटल गेन निकालते हैं, वो सब वही काम करना जो आपने किसके लिए किए थे? इंडिविजुअल। नो ऑफ कोर्स थोड़े बहुत तो चेंज होंगे, 5-7% चेंजेस को छोड़ दो। कंपनी का असेसमेंट वैसे होता है जैसे इंडिविजुअल है। कंपनी की B&P की इनकम भी वैसे निकालते हैं जैसे इंडिविजुअल की, 5-7% को छोड़ दो, है ना। उसके बाद क्लबिंग के जो प्रोविजंस होते हैं, क्लबिंग गिफ्ट, बच्चों वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा अप्लाई होते हैं। तो सेट ऑफ वही क्या? डिडक्शंस। अब बताओ ये आ जाती है टोटल इनकम, ये आ जाती है टोटल इनकम। और टोटल इनकम पर मान लो कंपनी की वैसे कंपनी के ऊपर 4 टैक्स रेट होती है, 30, 25, 22 और 15। वो मैं बाद में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो आपने टैक्स निकाल लिया, तो जब आप टैक्स निकालेंगे कंपनी का, उस टाइम आपको B&P में अच्छी खासी क्या होनी चाहिए? नॉलेज। अब अगर एक कंपनी पर मैट लगता है, क्या लगता है बच्चों? मैट। उसमें क्या होता है, अभी जब हम इधर की तरफ इनकम निकालते हैं, यहां तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से निकालेंगे, वही TDS नहीं काटा तो खर्चा अलाउड नहीं होगा, रिश्ते रिलेटिव को पेमेंट किया मार्केट बिल से ज़्यादा तो एक्सेस पार्ट अलाउड नहीं होगा, वो जो आपने इंटर में पढ़ा वो काम कर लो। फिर एक चैप्टर है कौन सा? मैट। उसमें क्या है, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस लेके चलते हैं। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस लेके चलते हैं। B&P में तो क्या होता है, हमको लॉ के हिसाब से एडजस्टमेंट करने होते हैं, है ना। और जो खर्चा बिजनेस से संबंधित होता है वो अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता। एक चैप्टर आएगा मैट, उसमें हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बनाएंगे और करीब 13 खर्चे बता रखे हैं कि जो डिसअलाउड होते हैं, और 12-13 इनकम बता रखी है जो इनकम नहीं मानते। तो प्रॉफिट में बस जो स्पेसिफाइड है उनको ऐड और लेस कर लो। इधर तो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना करेंगे। यहाँ क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बनाते हैं। यहाँ भी हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बनाते थे और यहाँ पे लॉ के हिसाब से एडजस्टमेंट करते थे, B&P के प्रोविजन के हिसाब से। यहाँ ऐसा मत करना, यहाँ पे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, वो आपको ऐड और लेस करने हैं। वो करने के बाद
आपको 18% की रेट से टैक्स लगाना है, सपोज करो, ठीक है, कई जगह 18, कई बार 5, 9 भी आएगा। और फिर तो दो टैक्स आ गए कंपनी के लिए, एक ये तो हुआ एज पर इनकम टैक्स और ये हुआ एज पर मैट। दोनों में से जो क्या है हायर आएगा, कंपनी को उतना टैक्स देना है। कंपनी को बताइए कंपनी का असेसमेंट कैसे होता है, एक बार तो टैक्स निकाल लो एज पर इनकम टैक्स और एज पर मैट, और दोनों में से जो क्या है ज्यादा है वो पे करना होता है। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा आया जब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर मैट के हिसाब से ज्यादा आया तो हम बोलेंगे कंपनी पे मैट लग गया। क्या लग गया बच्चों? मैट। तो एग्जाम में जब भी कंपनी का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों तरीके से सोल्व करना होता है, दिस एंड दिस। फिर दोनों में से जो ज्यादा है बच्चों हमेशा पक्का क्वेश्चन आता है, या तो एग्जाम में आता है केवल कंपनी के इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम निकाल के बताओ कंपनी की, या मैट के हिसाब से निकाल के बताओ। जब ऐसा आता है तो 10 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी आता है दोनों के हिसाब से निकाल के बताओ और बताओ मैट लगेगा या इनकम टैक्स लगेगा, तो बताओ वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये तो पक्का असेसमेंट आता ही आता है। कौन सा? मैट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉजिक तो आपको हर जगह बताए जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बट समझ गए मैट क्या होता है, ठीक है। सेम फंडा दूसरा क्या होता है, एएमटी, मतलब कंपनी पे क्या लगता है, मैट। और अगर आप अदर देन क्या हो, कंपनी हो, और आपने इस चैप्टर की कंडीशन को पूरा कर दिया तो वहां पे भी ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लो मैं इंडिविजुअल हूं और मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, तो एक तो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? इनकम टैक्स, जो आपने पढ़ा था। तो सचिन अजमेरा का इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, और एक वही स्पेसिफिक एडजस्टमेंट जो लॉ में लिखे हुए हैं वो करके टैक्स निकालेंगे। तो दो टैक्स आ गए, एज पर इनकम टैक्स और एज पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या बोला मैंने? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका नाम था मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और यहां का क्या नाम है? अब अगर ये ज्यादा है जब तो ये कर देना, और अगर ये ज्यादा है तो हम बोलेंगे कंपनी पे, फर्म पे क्या लग गया, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। पता मैट और एएमटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो मैट होता है ना वो तो कंपनी पे लगता है, और जो एएमटी होता है वो अदर देन कंपनी पे लगता है। अदर देन कंपनी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो फर्म हो, उन सब पर लगता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसके पीछे कारण क्या था? जरूर कुछ ना कुछ टैक्स गड़बड़ होती होगी, उसके कारण से प्रोविजन आया। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है बच्चों। रिलायंस इंडस्ट्री ने, क्या बोला मैंने, रिलायंस इंडस्ट्री ने जितना ज़्यादा मतलब इस प्रोविजंस को यूज करते हुए, इनकम टैक्स के प्रोविजंस को यूज करते हुए, मतलब कोई चोरी वोरी नहीं की, प्रोविजंस को यूज करते हुए प्लानिंग बनाई, और गवर्नमेंट को काफ़ी टैक्स का क्या हुआ, नुकसान। जब गवर्नमेंट को काफ़ी टैक्स का नुकसान हुआ तो बताइए कॉन्सेप्ट क्या आया, मैट। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती थी, बताओ वो लॉ को, प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, लॉ के लूपहोल्स को ध्यान में रखते हुए टैक्स प्लानिंग कर जाती थी, उसको रोकने के लिए क्या आया, मैट या एएमटी। तो बताओ हर कंपनी को दो तरीके से अपने टैक्स निकालने होते हैं, एज पर इनकम टैक्स, एज पर मैट। दोनों में से जो क्या है ज़्यादा है वो पे करना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल फर्म को दो तरीके से टैक्स निकालने पड़ेंगे, क्या, एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स, एज पर एएमटी, और दोनों में से जो ज़्यादा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको समझ में आ गई बात? ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, अच्छा। तो बताओ असेसमेंट कौन कौन से पढ़ेंगे आप? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, और कौन सा, कंपनी और एएम। 6 हो गए। 7वां लिखो असेसमेंट ऑफ एनआरआई। अगर ये लोग एनआरआई हो तो इनका असेसमेंट कैसे होगा? अगर ये एनआरआई हो तो इनका असेसमेंट कैसे होगा? ठीक है बच्चों। बच्चों ये 7 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। 2-3 चैप्टर होगी, एक तो बीएनपी, 10AA और 80 के डायरेक्शंस, और जो इंटर के बाकी चैप्टर है सेट ऑफ, उनकी हल्की फुल्की क्या होनी चाहिए, नॉलेज। तो बच्चों ये 7 चैप्टर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप बीएनपी नहीं आता। इसलिए बच्चों हम बीएनपी को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। मैंने आपको बोला ना बीएनपी पढ़ाने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे केस लो करेंगे, ठीक है। अब तो हमेशा एग्जाम में जैसे कई बार बना मैथ का क्वेश्चन आया तो बच्चे बोलते हैं बीएनपी से क्वेश्चन ही नहीं आया। मेरे हिसाब से बीएनपी और ये सारे असेसमेंट ये इज इक्वल टू बीएनपी ही है। क्या बोला मैंने? बीएनपी और ये सारे असेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, बीएनपी है। ये तब तक आपसे नहीं होंगे जब तक आपको क्या नहीं आता, बीएनपी। और इनका वेटेज, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको लिखा है, इनका वेटेज 40 मार्क्स के आसपास होता है। क्या होता है बच्चों? 40। तो बेसिक चैप्टर 10AA, बीएनपी, कैपिटल गेन, क्या बोला मैंने, कैपिटल गेन, डिडक्शंस, और ये सारे असेसमेंट अगर आप करते हो
तो अप्रोक्स 40 to 50 मार्क्स का क्या आता है, वेटेज आता है तुम्हारा। ठीक है, अब 4-5 ऐसे चैप्टर और आते हैं, 4-5 असेसमेंट हो जाते हैं जहां बीएनपी की ज्यादा नॉलेज नहीं हुआ है, उनका असेसमेंट करने का तरीका बिल्कुल ही क्या है, अलग है। तो लिखो बच्चों, कितने लिखा दिए मैंने, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, तीसरा कौन सा, फॉर्म एलएलपी, चौथा एओपीबीवाई, पांचवा कंपनी का असेसमेंट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और एनआरआई का असेसमेंट। अब लिखो आठवां, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है बच्चों, जो सेक्शन 11 और 13 था ना कल बताया था, वो पूरा इस पर है, किस पे, असेसमेंट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। लोग कैसे ट्रस्ट के माध्यम से टैक्स प्लानिंग करते हैं हम सीखेंगे। नाम क्या है, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, असेसमेंट ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ क्या, इलेक्टोरल क्या, ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और असेसमेंट ऑफ क्या, म्यूचुअल एसोसिएशन। असेसमेंट ऑफ क्या, म्यूचुअल एसोसिएशन। असेसमेंट ऑफ क्या, म्यूचुअल एसोसिएशन। बच्चों ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने हो गए टोटल, 12। 12 असेसमेंट पढ़ने पड़ेंगे। जो 12 में से जो शुरू के 8 है, कौन से 8, जो शुरू के 7 है, उनमें तो आपको बीएनपी की अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, नॉलेज। अगर बच्चों आपसे इनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो समझ जाना आपका बीएनपी कमजोर है, इसलिए आपसे नहीं हो रहे। और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर ये सारे असेसमेंट मिला के कर लूँ मैं और बीएनपी मिला लूँ तो करीब 200 क्वेश्चन अपन करेंगे प्रैक्टिकल, वो भी क्लास में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल बताया था ना, सीएओ या सीएमओ, उससे क्या मतलब है, प्रोविजन तो प्रोविजन होता है ना। 200 क्वेश्चन अपन सीए के जो एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये जो असेसमेंट है, इसमें जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है ना बच्चों, वो तो एक लेंथी चैप्टर है, और बाकी जितने भी चैप्टर्स है ना बच्चों, वो तो छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो इस पूरे 12 असेसमेंट में 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं, एक तो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट और एक दूसरा कौन सा, मैट। कौन सा बच्चों, मैट। बाकी तो ये 2 चैप्टर तो 7 डेज लेंगे। कौन कौन से, मतलब 7 आवर्स लेंगे। कौन कौन से, ट्रस्ट और मैट। फॉर्म का असेसमेंट, एओपीबीआई का असेसमेंट 3-3 दिन लेंगे, और बाकी सारे असेसमेंट 1-1 दिन लेंगे। तो बताओ मेन असेसमेंट कौन से हैं, 2 कौन कौन से, चैरिटेबल, रिलीजियस और एक मैट। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इंटर प्लस ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, तो बच्चों आप ये मान के चलना 50 मार्क्स का कवरेज हो गया आपका। कितने मार्क्स का बच्चों, 50 मार्क्स का। बस समझ आ गई। हाँ, क्योंकि मैं सीए के सीएमए के अंदर 130 मार्क्स का पेपर आता है करीब, तो क्योंकि चॉइस भी काफ़ी आती है, तो इसलिए हम आपको इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अब उसके बाद आता है पार्ट 3। देखो बच्चों, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 सेक्शन 90 से लेके 109, सेक्शन क्या, 90 से लेके 109। ठीक है, इसको बच्चों बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, लिखो हेडिंग, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तुमसे, तो सेक्शन 90, 91, सेक्शन 92 से लेके 92F, सेक्शन 94, सेक्शन 94A, 94 क्या, B, 95 से लेके 102। ठीक है, और ये वाले सेक्शन ओमिटेड हो गए। कौन से, 103 से लेके 109।
ठीक है बच्चों, जो भी बच्चा होता है ना, अगर मैं CS की बात भी करूं, अगर मैं CS भी लेके आ जाऊं, CA और CMA में तो बहुत आता ही आता है। इसको वैसे तो इनका नाम अलग अलग है, इसका नाम है DTAA। क्या नाम है बच्चों? DTAA। इसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या नाम है बच्चों? ट्रांसफर प्राइसिंग। इसका नाम है, एक होता है NJA, नोटिफाइड जुडिशनल एरिया होते हैं। इसका नाम है लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। क्या नाम है बच्चों? ये है गार। क्या है बच्चों? गार। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है गार, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो ये बच्चों, अगर मैं केवल इस की बात करूं तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर पूरा चैप्टर है ना ट्रांसफर प्राइसिंग से आ गया। नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये एक अपने आप में अलग चैप्टर है जिसका नाम है DTAA। क्या नाम है बच्चों? DTAA। अगर आप लोगों ने सुना हो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। इसका नाम है नोटिफाइड एरिया में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, इसका नाम है लिमिटेड वैल्यू ऑफ क्या? इंटरेस्ट, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। और एक होता है गार। बच्चों तुम्हारी गलत फहमी है कि ये इसमें से चैप्टर 30 मार्क्स का आया। इसके साथ साथ कुछ और भी चैप्टर्स होते हैं जो मिलकर 30 मार्क्स का वेटेज होता है, उसमें आ जाता है, ये तो आएंगे। प्लस एक आता है NRI का असेसमेंट। क्या आता है बच्चों? NRI का असेसमेंट, जो मैंने पहले भी लिखवाया था, वो यहीं आता है। एक बच्चों जो सेक्शन 5 से 9 है, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या बोला मैंने? उसमें जो सेक्शन 9 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में जो क्वेश्चन आया, काफी बड़ा क्वेश्चन आया, सेक्शन 9। आपकी कल्पना से परे क्वेश्चन आया वो, सेक्शन 9। उसके अलावा आपको याद होगा इंटर में 44B से लेके 44BBB प्रेजेंटिव इनकम के सेक्शन होते थे। आपको इंटर वाले टीचर ने 44AD पढ़ाया होगा कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता तो आपका टर्नओवर का 8% बिजनेस इनकम होती है ना। एक आपने पढ़ा था 44ADA, अगर आप प्रोफेशनल और आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपका टर्नओवर का 50% क्या होती है? बिजनेस इनकम होती है। बोलो पढ़ा था बच्चों? 4 ऐसे सेक्शन होते हैं जो किस पे लगते हैं? NRI पे, प्रेजेंटिव इनकम। जैसे GST में कंपोजिशन स्कीम होती है ना, पता GST में टैक्स लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होती है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और एक होता है कंपोजिशन टैक्स। कंपोजिशन टैक्स क्या होता है? नो आउटपुट नो इनपुट, टर्नओवर का इतना परसेंटेज पे कर दो। वैसे ही इनकम टैक्स में प्रेजेंटिव स्कीम होती है। क्या होती है? प्रेजेंटिव। आपके टर्नओवर का इतना परसेंटेज बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और ये वाले सेक्शन NRI पे अप्लाई होते हैं। किस पे होते हैं? NRI पे। छोटे से सेक्शन है। तो बताओ, ये भी है ना। इसके अलावा बच्चों, है ना, इसके अलावा एक टनेज स्कीम आती है। क्या आती है बच्चों? टनेज स्कीम। टनेज ये क्या होता है बताएंगे आपको। इसके अलावा एक आता है एडवांस रूलिंग। क्या आता है बच्चों? एडवांस रूलिंग। ठीक है, एडवांस रूलिंग। बच्चों अगर आप कौन सा पेपर देखोगे? दिसंबर 22 का पेपर देखोगे। किसका बच्चों? सॉरी, दिसंबर 21 का पेपर देखोगे। इसमें से क्वेश्चन बहुत खतरनाक आया। इनमें से तो आया एडवांस रूलिंग में से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा पोर्शन ये कहां पढ़ा जाता है? कहां? पार्ट 3। कहां पढ़ा जाता है? पार्ट 3। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर का वेटेज है 30 मार्क्स। कितना बच्चों? 10 चैप्टर। तो लिखो बच्चों क्या क्या आएगा इसके अंदर। कवर चैप्टर्स नेम, ठीक है। DTAA ये होता क्या है बताएंगे हम। DTAA सेक्शन 90 से 91। DTAA की फुल फॉर्म क्या है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ओके। उसके बाद लिखो ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग ये वो वाली प्राइसिंग नहीं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। एक लिखो बच्चों, एक लिखो 94, अभी डैश करके छोड़ देना, ये अलग हटके चीज है 94। एक लिखो NJA 94A, NJA है ना, छोटा सा चैप्टर है।
94B, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, लिमिटेड वैल्यू ऑफ क्या, इंटरेस्ट, लिखा आप लोगों ने। उसके बाद लिखो बच्चों गार, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। ये तो हो गया। सेक्शन कौन सा है, 95 से 102, और 103 से 109 ओमिटेड हो गया ना, रुक जाओ। अब लिखो असेसमेंट ऑफ एनआरआई। अब ये चैप्टर अपन ने वहां भी काउंट कर लिया था, ऊपर देखो आप, ऊपर भी काउंट हो गया था ना, बोलो। तो लिख दो असेसमेंट ऑफ एनआरआई, मतलब बेसिकली एनआरआई से संबंधित प्रोविजंस हैं यहां पे सारे, समझ गए। अगला चैप्टर कौन सा है, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। फिर 44 बीसीए कौन सा था, प्रेजेंटिव स्कीम, कौन सी, प्रेजेंटिव, अनुमान करना, प्रेजेंटिव, प्रेजेंटिव स्कीम। सेक्शन 44 बी से लेके ट्रिपल बी, 44 बी से लेके कौन सा, ट्रिपल बी। और एक लिखो एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग, सेक्शन 245 एन, 245 एन से 245 टी कर दो, टी, एडवांस रूलिंग। और एक लिख दो टनेज, टन होता ना, टन वेट के हिसाब से, टनेज स्कीम, टनेज स्कीम। इस बार जो जून 22 का पेपर हुआ, टनेज से क्वेश्चन आ गए। ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा, इसका वेटेज होता है 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों, 30 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो बच्चों, सीए हो या सीए में हो, चैप्टर सारे हैं, चैप्टर सारे हैं। मैं सारे चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, और उन सब का डिटेल में जाके तो पढ़ेंगे, बट एक ये बना हुआ क्यों है, आखिर क्या चाहता है ये। तो मुझे आप चैप्टर्स के नाम बताओ। आप अभी तक आपने कितने चैप्टर पढ़े, बेसिक चैप्टर 1 to 4, 5 to 9 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 10 to 13 एग्जम्पशन, 5 हेड, क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन। एक बार वापस गिनाओ, बेसिक चैप्टर 1 to 4, 5 to 9 क्या, स्कोप, 10 to 13 क्या, एग्जम्पशन, 15-17 सैलरी, 20 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 BNP, 45 से 55 कैपिटल गेन, 56 से 59 अदर सोर्स, और एक क्या हो गया, क्लबिंग, 60-65, 70-80 सेट ऑफ, और 80 से 80 के डिडक्शन। ओके, ये रिबेट रिलीफ तो बीच में ही आ जाती है अपने आप, अलग से कोई चैप्टर नहीं है। तो कितने चैप्टर हो गए गिनने में, 3 1 3 और 5 8, क्लबिंग 9, सेट ऑफ 10 और डिडक्शन 11, 12 असेसमेंट हो गए। 12 क्या हो गए असेसमेंट, 11 और 12 23 चैप्टर्स हो गए। अब ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये सारे चैप्टर्स होते हैं बच्चों, ओके। और पार्ट थर्ड में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 10। नाम बोलो, DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, NJA, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, गार, ये तो 5 है ही। NRI का असेसमेंट 6, और रेजिडेंस स्टेटस 7, और प्रेजेंट स्कीम 8, और एडवांस रूलिंग 9, और टनेज 10। 10 में से 3 हटा दो, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे ऊपर वालों में कवर हो गए। तो 7 चैप्टर ये निकल गया। कितने निकल गए, 7। और ये मिलकर कितने मार्क्स का आता है, 30। तो कभी ये मत बोलना बच्चों कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग से है ना 30 नंबर का पेपर आ गया। ट्रांसफर प्राइसिंग तो इतना सा है, इन सबसे मिलकर कितने मार्क्स का पेपर आया, 30 मार्क्स का पेपर। ओके, तो बच्चों आपको सारे चैप्टर्स याद हो चुके हैं। अब इनमें होता क्या है,
तो सबसे पहले dt डबल ए, क्या बोला मैंने, dt डबल होता क्या है। तो आइए बच्चों हम किसका ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, dt डबल ए। ठीक है, एक बार बच्चों थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, एक बार चैप्टर्स के नाम याद हो गए क्या आप, बोलो बोलो वापस बोलो। बेसिक चैप्टर, और कौन सा, आरएस, और एक कौन सा, एग्जामिशन। 3 तो ही हो गए, 5 हेड हो गए, 3 और 5 8, क्लबिंग 9, सेट ऑफ 10, डिडक्शन क्या, डिडक्शन कितने हो गए, डिडक्शन 11, 12 क्या हो गए, असेसमेंट, असेसमेंट 12 क्या हो गए, असेसमेंट। एक बार बोल दो ना यार, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फर्म का, एलएलपी, एओपी, बीवाई, कंपनी जिसको मैड भी बोलते हैं, एएमटी, एनआरआई का असेसमेंट, यहाँ तो बीएनपी की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रस्ट का, पॉलिटिकल पार्टी का, इलेक्टोरल ट्रस्ट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, म्यूचुअल एसोसिएशन का, और सीए फाइनल में एक फिल्म प्रोड्यूसर का भी आता है। किसका आता है बच्चों, फिल्म प्रोड्यूसर, सीए फाइनल में। ओके, 12 ही हो गए। ठीक है, उसके अलावा 7 चैप्टर और, कौन सा, dt डबल ए, क्या बोला बच्चों, ट्रांसफर प्राइसिंग, NJA, और कौन सा, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, और कौन सा, गार। ये तो ही एनआरआई का असेसमेंट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और प्रेजेंटिव स्कीम, ये यहां पढ़ते हैं, यहां हम अलग से बात कर लेते हैं। उसके अलावा टनेज स्कीम और एडवांस रोलिंग। तो बच्चों 11 चैप्टर ये हो गए, 12 चैप्टर ये हो गए, 11 और 12 23, और 7 चैप्टर ये हो गए, 30 चैप्टर हो गए। कितने बच्चे, 30। और हम पहुंचे कहां तक है, अभी तो 109 तक, समझ गए, 109। जिन बच्चों का इंटर में बेसिक सही नहीं होता वो बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। इंटर में आप लोगों को बहुत चीज़ें छुड़वा देते हैं, इसीलिए कोर्स जल्दी हो जाते हैं। अगर इंटर अच्छा है ना बच्चों, तो आपको कभी भी इन चैप्टरों में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। नो डाउट थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लॉजिक बताएंगे, पर डिटेल में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ओके, ये भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी पढ़ेंगे इसको। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, कौन सा, dt डबल ए। व्हाट इज द dt डबल ए? देखो बच्चों क्या होता है, जैसे आप कौन हो, ROR हो, कौन हो बच्चों, ROR। आपने 10 लाख रुपए कहां कमाए, बच्चों, इंडिया में, और 10 लाख आपने कहां कमाए, यूएसए में कमाया। 10 लाख इंडिया में कमाया और 10 लाख रुपए कहां कमाया, यूएसए में। और आपने यूएसए में इस इनकम पर 50,000 का क्या पे किया है, टैक्स पे किया है। ओके, क्योंकि कमाए वहां तो यूएसए में तो टैक्स लगेगा। इंडिया में कितना कमाया, 10। अब देखा जाए तो आदमी तो एक ही था ना, टोटल मैंने 20 लाख रुपए कमाया। कितना कमाया, 20। अब आपको पता है इनकम टैक्स में जब आपने इंटर में पढ़ा था, ROR ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, क्या देता है, ग्लोबल। इसका मतलब 10 और 10 कितना, 20, और 20 लाख पे 4,12,500 और प्लस सेस लगा के 4,17,000 का क्या बनता है बच्चों, टैक्स बनता है। क्या बनता है बच्चों, टैक्स। क्या डबल टैक्स नहीं हो गया? क्या इस वाली इनकम पे डबल टैक्स नहीं हो गया? यूएसए में भी लग गया और कहां लग गया, इंडिया में भी लग गया, डबल टैक्स हो गया। हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ कंट्री के साथ dt डबल ए कर रखा है। क्या कर रखा है, dt डबल ए, अंडर सेक्शन 90 dt डबल ए कर रखा है। तो जिन कंट्रियों के साथ हमने क्या कर रखा है, dt डबल ए, तो एज पर एग्रीमेंट, तो ये चैप्टर इंटायर इनकम टैक्स को ओवरराइड करता है। जैसे इनकम टैक्स बोलता है कि सेक्शन 5 की ROR कहीं भी कमाए टैक्स लगेगा, बट जिस कंट्री के साथ क्या हो रखा है, dt डबल ए, वो इंटायर एक्ट को क्या करता है बच्चों, ओवरराइड करता है। ओवरराइड मतलब dt डबल ए की चलेगी। फिर dt डबल ए अपने आप में एक एक्ट हो गया, फिर dt डबल ए में जो लिखा हुआ ना, उस हिसाब से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो जिन कंट्री के साथ क्या हो रखा है हमारा, टैक्स, dt डबल ए, तो बताओ उस केस में क्या होता है, एग्जम्पशंस मिलती है। क्या मिलती है, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है इनकम दिखाओ मत इंडिया में, जिस इनकम में बाहर टैक्स लग गया उस इनकम को दिखाओ मत, तरीका नंबर 1। इसको बोलते हैं एग्जम्पशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जम्पशन। और दूसरा तरीका है एक बार इनकम दिखा दो, उस पे क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो, और जितना टैक्स तुमने बाहर पे किया है उसकी क्या ले लो, क्रेडिट ले लो।
उसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? टैक्स क्रेडिट मेथड। तो बताइए, जिन कंट्री के साथ हमारा DTAA हो रखा है वहां आपको दो तरीके से एग्जम्पशन मिलती है। कैसे? या तो उस इनकम को दिखाओ मत जिस पे डबल टैक्स लग रहा है, और या एक बार इनकम इंडिया में दिखा दो, टैक्स निकाल लो, और फिर जितना टैक्स तुमने बाहर पे किया उसकी क्या ले लो? क्रेडिट ले लो। क्या ले लो बच्चों? क्रेडिट ले लो। समझ गए? तो बताइए, DTAA के अंदर आपको रिलीफ दो तरीके से मिलती है। बताओ कैसे? एग्जम्पशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड। समझ गए? कौन सा चैप्टर? 90। बच्चों आप मानेंगे नहीं, इस चैप्टर में केवल 3 पेज का चैप्टर है ये। 3 पेज में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 30। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन। हर क्वेश्चन क्या? यूनिक क्वेश्चन। बोलो इतना सिंपल चैप्टर और उसमें 30 क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। आपको बड़ा मजा आएगा कि सर ये तो जोरदार बात है मतलब। और सीए के अंदर हर टाइम में क्वेश्चन आता है, और सीएमए में भी आता है, और हर बार ऐसा ट्विस्ट देके देता है। आप सोचेंगे 3 पेज और सिंपल सा चैप्टर, पढ़ने में बहुत आसान, लेकिन बच्चों ये पता कब चलेगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि 100 घंटे में पढ़ाई हो जाती है, 125 घंटे में पढ़ाई हो जाती है, क्वेश्चन तो कराते ही नहीं है। फाइनल में सेकंड ग्रुप में CFR और फर्स्ट ग्रुप में क्या? DT। बच्चों काफी बड़े सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, CFR और DT। इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज, अच्छा पढ़ो, ठीक है। और प्रैक्टिस जो अच्छा करेंगे अल्टीमेटली नॉलेज ही काम आएगी। ध्यान रखना, पास फेल तो एक नंबर है, वो तो हो जाओगे आज नहीं तो कल हो जाओगे, बट अल्टीमेटली नॉलेज ही काम आती है। ध्यान रखना। बात समझ आ गई आपको? यहाँ तो DTAA समझ में आया? क्या होता है DTAA? जब किसी इनकम पर 2 कंट्री में टैक्स लग रहा है, क्या बोला मैंने, और हमारा इंडिया के साथ उस कंट्री के साथ क्या हो रखा है? ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी। तो बताइए, हमको एग्जम्पशन मिलती है एज पर एग्रीमेंट। और एग्जम्पशन के 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से? या तो इनकम दिखाओ मत, या दिखाओ और ले लो। ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट कैसा हो रखा है। ओके। एक सेक्शन है 91। कौन सा है बच्चों? 91। बच्चों अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा, क्या बोला मैंने? एग्रीमेंट नहीं हो रखा, तो वैसे तो कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, बट एक सिचुएशन है जहां एग्रीमेंट नहीं होने पर भी आपको क्या मिलेगी? रिलीफ मिलेगी, लिमिटेड केस में। क्या बोल रहा हूं मैं? लिमिटेड केस में। तो बताओ 90 और 91 में क्या डिफरेंस है? 90 में तो हमारा उस कंट्री के साथ क्या हो रखा है? एग्रीमेंट। तो वहां 2 तरीके से रिलीफ मिलती है। कौन सी? एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट। अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रखा तो जनरली हमको रिलीफ नहीं मिलती, जनरली हमको रिलीफ। लेकिन एक सिचुएशन आपको बताऊंगा जहां आपको रिलीफ मिलेगी, बट मेथड एक ही होगा, टैक्स क्रेडिट मेथड। कौन सा बच्चों? मतलब एक बार इनकम दिखाओ, टैक्स निकालो, वहां से ले लो, ठीक है। तो 2 सेक्शन है, कौन कौन से? 90 और 91। छोटा सा चैप्टर है बट बड़ा खोटा चैप्टर है। समझ के क्या बोल रहा हूं यहां पे? उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा? ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या होता है बच्चों? अच्छा एक चीज बताओ, बच्चों कोई भी चैप्टर पढ़ लो, इंपैक्ट किस पे आएगा? टोटल इनकम और टैक्स। बताओ DTAA से क्या होगा? इंपैक्ट किस पे आएगा? टोटल इनकम। या तो आप इनकम दिखाओगे ही नहीं तो टोटल इनकम में इंपैक्ट आया, और अगर आपने टोटल इनकम में दिखा दिया तो टैक्स में इंपैक्ट आएगा। कोई भी चैप्टर पढ़ लो, मकसद एक ही है, क्या? टोटल इनकम या टैक्स निकालने में सपोर्ट करना। बस इस बात को ध्यान रखना। सेक्शन 1 से लेके 115 का कोई सा भी सेक्शन पढ़ लो, उसका एक ही गोल है, क्या? टोटल इनकम निकालना या टैक्स में सपोर्ट करना, बस। बताओ DTAA में क्या है? जब एग्जम्पशन मेथड पढ़ रहे हैं तो टोटल इनकम निकालने में सपोर्ट कर रहा है, और जब कैश क्रेडिट मेथड पढ़ रहे हैं तो टैक्स निकालने में सपोर्ट कर रहा है। अब अगला चैप्टर कौन सा है? ट्रांसफर प्राइसिंग, सेक्शन 92 से लेके 92F। बच्चों ये चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर है। शुरू में बहुत भोला सा था, छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा खतरनाक रूप ले चुका है, ठीक है। और एग्जामिनर का भी हर जगह से इसको स्पेशली बोलते हैं, इसका वेटेज अलग से दिया जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग। और क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्या है पता? दुनिया में टैक्स की चोरी करने के 3 तरीके होते हैं। दुनिया में टैक्स की चोरी करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, इनकम दिखाओ मत, इनकम दिखाओ मत, या इनकम कम दिखाओ, या खर्चे ज्यादा दिखाओ। और चोरी कैसे होगी बताओ? आप इनकम कमाते हो, लॉ मेकर्स को कानून को बताते नहीं हमने कमाई, या कमाते 100 रुपये बट बताते 50 हो, तो या तो इनकम ये हो गई, या खर्चे रियल में हुए 100 के बट दिखाते 150 हो। बताओ यही तो होगा तरीका। बच्चों लोग टैक्स की प्लानिंग कर रहे थे, और उस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या आया? ट्रांसफर प्राइसिंग। टैक्स प्लानिंग मत बोलो, इवेजन बोल लो या अवॉइडेंस बोलो। क्या बोलो? इवेजन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अवॉइडेंस। और उसको रोकने के लिए बताओ एक चैप्टर का जन्म हुआ, उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग।
देखो कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। देखो बच्चों क्या है कि जैसे मान लो एक आदमी है जो इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने कोई गुड्स परचेज किए जिसकी कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपीज कॉस्ट है। गेट बंद कर देना। 10 लाख रुपीज क्या है, कॉस्ट। इंडिया में जो टैक्स रेट है वो 30% है। इंडिया में टैक्स रेट क्या है, 30%। क्या बताया बच्चों मैंने कि इंडिया में कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपए, और इंडिया में टैक्स रेट क्या है, 30%। अब इसके पास कोई ऑर्डर आया, कहां से, यूएसए से, और उसने उस माल को, उस गुड्स को क्या किया, सेल टू क्या, यूएसए में कोई कंपनी थी, और उसको 70 लाख रुपए में क्या कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया बच्चों। 10 लाख रुपए का खरीदा, 70 लाख का किया। अगर ये रियल ट्रांजैक्शन होता तो बताओ इंडिया में सेल कितने की होती, 70 लाख, कॉस्ट कितनी होती, 10 लाख, प्रॉफिट कितना होता, 60 लाख क्या होता, प्रॉफिट होता, बोलो बच्चों। अब बताओ टैक्स कितना लगता, 30%, बताओ कितना, 18 लाख टैक्स लगता। अगर ये ईमानदारी से ट्रांजैक्शन करता तो बताओ 18 लाख रुपए टैक्स लगता, नहीं लगता। ये क्या चाहता है कि मेरा टैक्स बच जाए, ये क्या चाहता है, मेरा टैक्स बच जाए। इसने टैक्स बचाने के लिए क्या किया, इसने टैक्स बचाने के लिए क्या किया, एक डमी ट्रांजैक्शन किया, डमी ट्रांजैक्शन। बच्चों कैसे डमी ट्रांजैक्शन किया, ये कहां बैठा हुआ है, इंडिया में, माल कहां देना है, कहां देना है, यूएसए, और इसने हांगकांग में एक कंपनी खोल ली। कहां खोल ली बच्चों, हांगकांग में, डमी कंपनी, एक कंपनी बना ली जिसका मालिक यही था, कौन, ये। बट आपको पता है 2 अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों के शेयर होल्डर अलग अलग होते हैं, दोनों का आईटीआर अलग अलग भरते हैं, तो ये लॉ की नजरों में तो 2 अलग अलग कंपनियां हैं ना बच्चों। आज रिलायंस, मुकेश, टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर, देखा जाए तो ये सारे की सारी रतन टाटा की कंपनियां हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो तीनों का आईटीआर अलग अलग है, तीनों अपना अपना आईटीआर भरते हैं, तीनों अपनी अपनी इनकम है, आपस में लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी अलग है। इन्होंने क्या किया, कंपनी बना ली, कहां पे, हांगकांग। बच्चों हांगकांग, दुबई, ऐसी 4-5 ऐसी कंट्री है जो हेवन है, टैक्स हेवन, जहां टैक्स है ही नहीं या ना के बराबर है। तो सपोज करो हांगकांग में टैक्स रेट कितनी है, 5%, और इंडिया में टैक्स रेट क्या है, 30%। इसने क्या किया, टैक्स बचाने के लिए एक कंपनी खोल ली, कहां पे, हांगकांग में, और बताओ इसको जो माल था वो 10 लाख की 10 लाख में ही बेच दिया। इंडिया में कितने का बाय किया था बच्चों, इंडिया में कितने का बाय किया था, 10। तो बताओ इंडिया का जो P&L बना वहां कॉस्ट कितनी दिखाई, 10 लाख, और डायरेक्ट सेल किया या सेल टू हांगकांग कंपनी, सेल टू हांगकांग कंपनी कितने की, 10 लाख रुपए की सेल कर दी। बताओ बच्चों इंडिया में प्रॉफिट कितना आया, 0। बताओ इंडिया में टैक्स कितना आया, 0। हो गई प्लानिंग, इंडिया में कोई टैक्स नहीं है। अब बताओ ये माल कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, हांगकांग। अब हांगकांग से कहां बेचा, कितने में, सेल टू कहां, यूएसए, कितने का, 70। तो बताइए यूएसए वाले के आदमी को तो दोनों केस में 70 का पड़ा, बोलो वहां भी 70 और बोलो 70 का पड़ा। अब जब हांगकांग वाला अपना P&L बनाएगा तो बताओ वो अपना P&L कैसे बनाएगा, जल्दी से बताओ कैसे बनाएगा, बताओ परचेज कितनी दिखाएगा, 10, और सेल कितनी दिखाएगा, 70। हाँ बोलो, हाँ सर, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया, कितना, 60। अब सुनो हांगकांग में टैक्स रेट क्या है, हांगकांग में टैक्स रेट क्या है, 5%। तो बताओ 60 लाख का 5% कितना हुआ, 3 लाख। मात्र कितना, 3 लाख, बोलो। और अगर ये डायरेक्ट माल बेचता तो
तो बताओ कितना आ रहा था, जल्दी से बताओ। अगर ये 18 डायरेक्ट लाख। माल भेज रहा तो बताओ कितना आ रहा था, बताओ। 18 लाख। 18 लाख। टैक्स बचाया नहीं बचाया, बताओ। तो बताओ लोग क्या करने लग गए, अपनी ग्रुप कंपनी बनाने लगे। कहां पे? ऐसी कंट्री में जहां टैक्स रेट क्या है, कम है। इंडिया से अंडर प्राइसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? अंडर प्राइसिंग। इंडिया में दिखा रहे हैं प्रॉफिट कम, और दूसरी कंट्री जहां पे टैक्स, अभी देखते हैं, दूसरी कंपनी जहां पे टैक्स, रुको, दूसरी कंपनी जहां पे टैक्स क्या है, कम है, वहां रेट क्या दिखा रहे हैं बच्चों? ज्यादा। ठीक है, वहां इनकम क्या दिखा रहे हैं? ज्यादा। तो रेट क्या होगी बच्चों? 5%। अब बताओ टैक्स बचा नहीं बचा? अब इस कंपनी के क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में प्रॉफिट दिखाए कहीं दिखाए, है तो एमएनसी, पूरे वर्ल्ड की इनकम है। तो ये ऐसी कंट्री जहां पे टैक्स रेट क्या होती थी? ज्यादा। क्या बोला मैंने? ऐसी कंट्री जहां पे टैक्स रेट क्या होती थी, वहां तो प्रॉफिट क्या करते थे? कम दिखाते थे। और जहां टैक्स रेट, वहां प्रॉफिट क्या करते थे? ज्यादा। बताओ इससे हमारी सरकार को नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो क्या इसको, ये क्या अवॉइडेंस हो रहा था? नहीं हो रहा था। इसको रोकने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया। क्या बनाया बच्चों? स्पेशल प्रोविजन, जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइस। तो बताओ प्रॉब्लम कहां थी? कहां थी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम कहां थी? ट्रांसफर प्राइसिंग में। यहां थी ना प्राइसिंग। बताओ इसकी प्राइसिंग सही थी गलत थी? क्या होनी चाहिए थी? 70 लाख। तो एक चैप्टर बना कि अगर आपने अपनी ग्रुप कंपनी के साथ, क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है, अगर आपने अपनी ग्रुप कंपनी के साथ क्या, और एक्सपोर्ट को अंडर प्राइस किया है, क्या क्या बच्चों, तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी क्या होगी? वो उसकी प्राइस मानी जाएगी। अब बताओ तुमने 10 दिखाया तो 10 मान लेंगे, 70 मानेंगे? 70। 70। बताओ 70 बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से टोटल इनकम बढ़ेगी। अरे कुछ भी पढ़ लो। क्या बोल रहा मैंने? बताओ क्या होगा? इंपैक्ट किस पे आएगा? टोटल इनकम। तो हर चैप्टर बनाने का एक ही मकसद है, क्या? टोटल इनकम या टैक्स पे बनना। अरे गवर्नमेंट को चाहिए इनकम टैक्स, और क्या चाहिए बताओ इनको? बताइए ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर क्या बोलता है? अगर आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, क्या करते हो? ग्रुप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, वो मार्केट वैल्यू होना चाहिए। क्या बच्चों? अगर आपने मार्केट वैल्यू कम दिखाई, हम 10 नहीं मानेंगे, 70 मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? धीरे धीरे करते। ऐसे ही बच्चों ये एक्सपोर्ट पे भी अप्लाई होता है और इंपोर्ट पे भी होता है। सारे खर्चे, चाहे सेल हो, परचेज हो, एक्सपेंडिचर हो, अगर लगता है गवर्नमेंट को क्या कि आपने मैनिपुलेशन किया है, तो बताइए उस पर ये चैप्टर अप्लाई हो जाता है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग। आगे मेरी बात समझ में? बताओ मैंने आपको क्या बताया? 2 चैप्टर कौन कौन से बताए? DTAA और एक कौन सा? ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, समझ में आया? बताओ DTAA क्या था? जब किसी इनकम पे 2 कंट्री में टैक्स लग रहा है, जब किसी इनकम पे 2 कंट्री पे क्या लग रहा है? टैक्स, तो क्या होगा उस केस में? तो DTAA अगर हमारा गवर्नमेंट के साथ क्या हो रखा है? टाई अप, तो हमको एग्जेम्पशन मिलती है 2 तरीके से, क्रेडिट मेथड और एग्जेम्पशन मेथड। क्या बोला मैंने? एग्जेम्पशन मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में हम इनकम दिखाते ही नहीं है, और क्रेडिट मेथड में इनकम दिखाते हैं और बाहर टैक्स पे का माइनस कर देते हैं, है ना? और बताओ ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर क्या होता है? जब हमने क्या अपनी ग्रुप कंपनी को माल बेचा अंडर प्राइसिंग, क्या बोला मैंने? तो प्राइस वो मानी जाएगी जो उसकी क्या थी? मार्केट वैल्यू। उसको लॉ में बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या बोलते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। अब आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे होती है, कैसे निकालते हो, चैप्टर पढ़ेंगे जब निकाल लेंगे। बताओ दोनों चैप्टर का मतलब समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अच्छा। उसके बाद बच्चों फिर तुम्हारा कौन सा आता है? फिर कौन सा आता है बच्चों? तो बताओ मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर के ओवरव्यू दे दिए? DTAA और कौन सा? ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, तो एक बार चैप्टर्स फटाफट देख लो। बेसिक चैप्टर था, एग्जेम्पशन चैप्टर था, RS चैप्टर था, 5 हेड थे, क्लबिंग था, सेट ऑफ था और डिडक्शन था। वो तो इंटर वाले थे। 12 असेसमेंट है। कौन से बच्चों? 12। इंडिविजुअल का, HUF का, फर्म का, AOPBI का, कंपनी का, AMT, ट्रस्ट, NRI, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल एसोसिएशन, ये सारे थे। और फिर 90 से लेके 109 के बीच में क्या क्या? ट्रांसफर प्राइस, DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, क्या NJ, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, GAR, NRI का सेटमेंट, RS, प्रेजेंटिव इनकम, टनेज और एडवांस रूलिंग। आज बच्चों में क्लास इतनी ले रहा हूं, कोई मुझे अर्जेंटली काम है, तो अब कल अपन इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 का पूरा ओवरव्यू लेंगे। क्या बोल रहा हूं? पार्ट 3 और पार्ट 4। बट मैं पहले इस बार थ्योरी कराऊंगा। क्या कराऊंगा बच्चों? थ्योरी। कौन सा?
तो एक बार इनका ओवर दे रहा हूँ, 116 से लेके 298। कहने में थ्योरी है बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज़ आपको जब भी कोई चीज़ पढ़ाऊंगा आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। पहले अपन इस बार क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, क्योंकि बच्चे थ्योरी का जब लास्ट में नंबर आता तो बेकार हो जाती है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, क्योंकि थ्योरी का वेटेज भी अच्छा खासा होता है, समझ गए। तो एक बार कल अपन प्रैक्टिकल पार्ट का ओवरव्यू खत्म करेंगे, फिर अपन थ्योरी देखते हैं। ओके, थैंक यू।